नमस्कार। परीक्षा आइडिया के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनिवेश की। विनिवेश समय समय पर चर्चाओं में बना रहता है। सरकार लगातार कंपनियों का विनिवेश कराती रहती है। सरकार ने हाल ही में कई कंपनियों के विनिवेश और निजीकरण का फैसला लिया है। हम जानेंगे कि विनिवेश क्या है, इसको लेकर सरकार की क्या नीति है, इसके लाभ और हानि क्या है। इस वीडियो में हम विनिवेश के सभी परीक्षा उपयोगी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सार्वजनिक उपक्रम या पीएसयू में सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। सरकार समय समय पर सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाने का निर्णय लेती है, जिसके लिए आम बजट में सरकार वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का एक लक्ष्य तय करती है। विशेष रूप से उन कंपनियों के विनिवेश को महत्व दिया जाता है जिसमें सरकार की ज्यादा हिस्सेदारी होती है। दूसरी तरफ रणनीतिक बिक्री में सार्वजनिक कंपनी की हिस्सेदारी के साथ ही प्रबंधन की नियंत्रण भी हस्तांतरित किया जाता है, जिससे निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। सरकार वित्त वर्ष 2021-22 में बड़े अंतर से अपने विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में पीछे रह गई। DIPM की वेबसाइट के अनुसार 31 मार्च 2022 तक सरकार को विनिवेश से 13,561 करोड़ मिले, जो लक्ष्य से 1.61 लाख करोड़ कम है। सरकार ने बजट में लक्ष्य को कम कर उसे 78,000 करोड़ कर दिया था, जिसे भी वो हासिल नहीं कर पाई। एक कंपनी जिसके निजीकरण में पिछले वर्ष सरकार कामयाब रही, सरकार ने टाटा ग्रुप को 18,000 करोड़ रुपए में से बेचा। इसका केवल 15% हिस्सा ही सरकार के पास गया, बाकी पैसा एयर इंडिया के कर्ज को चुकाने में चला गया। सरकार को 2,700 करोड़ रुपए एयर इंडिया की बिक्री और 3,994 करोड़ एक्सिस बैंक में हिस्सेदारी बेचने से प्राप्त हुआ। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा। हिंदुस्तान जिंक में सरकारी हिस्सेदारी को बेचना इसी का हिस्सा है। साथ ही सरकार ITC में 7.91% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। इसके अलावा पवन हंस शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक और BPCL की रणनीतिक बिक्री में हो रही देरी ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार का विनिवेश लक्ष्य हासिल नहीं कर पाने के कई कारण हैं, जिसमें एक बड़ा कारण मार्च 2022 तक LIC की लिस्टिंग नहीं करा पाना है। साथ ही यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू होने के बाद से ही शेयर बाजारों में उथल पुथल भी मची हुई है। इसके अलावा देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण 2021 की अप्रैल जून तिमाही और जनवरी में तीसरी लहर के खतरे ने बाजार की अस्थिरता बढ़ाई, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ी। निजीकरण के फायदे: इससे बाजार में बेहतर कंपटीशन होता है, जिससे कार्यकुशलता और रोजगार बढ़ता है। यह सेवाओं और वस्तुओं में सुधार करके लाभ को अधिकतम करने के लिए काम करता है। भ्रष्टाचार में भी कमी आती है। प्राइवेट सेक्टर के पास लाभ की प्रेरणा होती है। यही वजह है जो उन्हें लोगों को अच्छी सेवा देने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ प्रमोशन कार्य कुशलता पर आधारित होता है। कंपनियों का एक अधिकार नहीं होना चाहिए। एक अधिकार होने से वो अपनी सेवा या वस्तु की कीमतें बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन पर नजर रखने की जरूरत है। अकुशल दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए निजीकरण प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकता। प्राइवेट कर्मचारी स्वयं समाज के वंचित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। कर्मचारी इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उन्हें बेहतर और स्थायी लाभ मिलता रहे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।